Assalamu alaikum students. Today our topic is nuclear transmutation. Transmutations का मतलब है अचानक से तब्दीली। कोई भी तब्दीली जो अचानक से होती है उसे ट्रांसम्यूटेशंस कहा जाता है। जैसे बायो के अंदर आपने पढ़ा है जो है वो जीन्स ट्रांसम्यूटेशंस, जीन्स के अंदर कोई चेंजिंग आती है तो उसे जीन्स ट्रांसम्यूटेशंस कहा जाता है। अगर ये एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजिंग आएगी तो उसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस कहेंगे। वी नो डैट ड्यूरिंग द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के दौरान एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स टू बिकम मोर स्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस खारिज करने के बाद स्टेबल हालत में चेंज हो जाती हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाती हैं। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड विद द emissions ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस खारिज करने के बाद स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं, उसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन भी है, डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस यहाँ तक। नाउ वी रिप्रेजेंट रेडियो एक्टिव डिके बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियर इक्वेशन in which an unstable parent nucleide exchange into the daughter nucleide Y with the emissions of an alpha particles, beta particles और gamma particles. नेक्स्ट आगे इसके डिकेज हैं, इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसके साथ ही हैं ये आगे, लेकिन शॉर्ट में अगर आ जाता है तो शॉर्ट में ये जो है वो अल्फ़ा व्हाट इज़ अल्फ़ा डिके ये सारा यहाँ तक होगा। जनरल इक्वेशन है इसकी एक्स ए जी और जब इसे ये पेरेंट न्यूक्लियाइड है, इसमें से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज होंगे तो ये वाई में चेंज हो जाएगा। और अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम के अंदर जो है 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 होगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मास हीलियम का 4 होगा और इसके 2 प्रोटॉन होने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होगा। अब मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। अब ये जो है वो हीलियम का न्यूक्लियाई निकल गया। न्यूक्लियाई इसको इसलिए कहती हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके ऊपर चार्ज जो है वो +2 होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके साथ नहीं निकलते, सिर्फ इसका न्यूक्लियाई निकलता है। तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर, उसी वजह से क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ए में से जी एक्स का जो एटॉमिक मास ए है उसमें से 4 माइनस हो जाएगा और एक्स का जो है वो एटॉमिक नंबर जी है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 क्या है, हीलियम, और हीलियम वो निकल गया है इसलिए वो माइनस हो जाएंगे और एनर्जी हमें मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज हो जाएगा और अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर खारिज हो जाएगा। एग्जांपल्स ये है कि रेडियम्स है 22688 और इसमें से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज होंगे तो ये रेडॉन्स के अंदर चेंज हो जाएगा 222 और 86। 226 में से 4 माइनस हो जाएगा 222 और 88 में से 2 माइनस हो जाएगा 86 प्लस एनर्जी। इट मीन्स इन अल्फा डिके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जी ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाइड reduced by 2 and its mass number of और न्यूक्लियन नंबर A decreases by 4, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा और उसका मास नंबर जो है वो 4 रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो इस तरह बीटा पार्टिकल्स हैं, वो भी व्हाट इज़ द बीटा डिके, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो जी है और जब उसमें से बीटा पार्टिकल्स खारिज होंगे वो YaZ+1 हो जाएगा। क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो एटम के हिसाब से ना होने के बराबर है। तो ए में से 0 माइनस होगा ए ही रहेगा और जी में से माइनस होगा -1। जब माइनस होगा -1 तो वो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि जो है वो जी -1 तो ये आ जाएगा Z+1। तो ये वही कह रहा है कि यहाँ पर ये Z+1 डॉटर न्यूक्लियाइड जो है वो Z+1 हो गया और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खारिज हो गया प्लस एनर्जी। जैसा कि नीचे एग्जांपल है कार्बन है C14 6, तो इसमें से जब ये बीटा पार्टिकल्स खारिज होंगे 14 में से 0 माइनस करेंगे 14 और 6 में से 1
6 में जो है 1 ऐड कर देंगे तो वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है, ये आपकी बुक पे शायद सही हो, यहाँ पर ये 7 आएगा और ये नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का कार्बन एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है। तो ये 6 + 1 7 हो जाएगा, बीटा पार्टिकल्स खारिज हो जाएंगे प्लस एनर्जी। इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z increased by 1 but its mass number और न्यूक्लियन नंबर A remain unchanged। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो गैमा डिके। व्हाट इज़ द गैमा डिके, यहाँ से लेके यहाँ तक ये XAZ स्टार, ये ऊपर स्टार का निशान ये शो कर रहा है कि ये अनस्टेबल है। तो जब इसमें से गैमा रेज निकलेंगी तो ये XAZ ही रहेगा। ये फिर यहाँ मिस्टेक उसने की हुई है, ये आएगा इधर जो है वो ये आएगा XAZ रहेगा ये, और गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो खारिज होंगे, ये इसकी जगह ये आना है, और गैमा पार्टिकल्स गैमा रेज जो हैं खारिज होंगी। यानी कि कोबाल्ट जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में है और वो कोबाल्ट ही रहेगा और गैमा रेज खारिज हो जाएंगी। ना इनके ऊपर कोई चार्ज होता है और ना ही इनके ऊपर जो है इनका कोई मैस होता है, इसलिए वो जो है वो न्यूक्लियाई वही रहेगा, सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी के अंदर कमी होगी। सिर्फ न्यूट्रॉन्स जो है वो आप कह सकते हो कि इसमें से निकलेंगे या गैमा रेज जो है वो निकलेगी। गैमा रेज आर यूजली emitted along with either an अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स। ये अकेली नहीं निकलती, या तो अल्फ़ा के साथ निकलती हैं या बीटा के साथ निकलती हैं। उसके बाद नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेडिएशंस। अल्फ़ा पार्टिकल्स इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस comprising of 2 proton and 2 neutrons with a charge of 2e। अल्फ़ा पार्टिकल्स की वो बात कर रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद लार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में डिके बाय emitting अल्फ़ा रेडिएशंस। An unstable nucleus with large proton and neutrons may decay by emitting alpha radiations. Beta radiations is a streams of high energy electrons। beta radiations जो है वो high energy electrons होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर चार्ज होता है प्लस, और बीटा के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो +2 चार्ज होगा क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। An unstable nuclei with excess of neutrons may eject beta radiations। Gamma radiations are fast moving light particles। gamma radiations जो हैं वो तेज़ी से मूव करते हुए लाइट के फोटॉन्स होते हैं। दे आर electromagnetic radiations of very high frequency emitting of the unstable excited nuclei। ये जो है वो अनस्टेबल और एक्साइटेड न्यूक्लियाई में से जो है वो गैमा रेज निकलती हैं। उसके बाद है आयोनाइजिंग इफेक्ट। इन तीनों गैसेस यानी तीनों रेज का, तीनों पार्टिकल्स का आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या है। द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। वो मज़हर जब किसी भी एटम के या मैटर के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग आइंस बन जाते हैं, इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन, उसे आयोनाइजेशंस कहते हैं। ये जो है वो आयोनाइजेशंस का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। All three kinds of radiations alpha, beta and gamma can ionize the matter। ये तीनों radiations जो हैं वो matter को ionize करती हैं। However, alpha particles have the greatest power of ionization as compared to the beta particles। alpha particles जो हैं वो ज़्यादा ionize करती हैं बनिस्बत beta और gamma particles के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है। अल्फ़ा के ऊपर चार्ज जो है वो +2 है, जबकि बीटा के ऊपर -1 है और गैमा के ऊपर है ही नहीं चार्ज। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा आयोनाइज करती हैं। All the three, however, alpha particles have the greatest power of ionizations as compared to the beta particles and gamma rays। It is due to the large positive charge and large mass of alpha particles। Beta particles ionize a गैस मच लेस दैन अल्फ़ा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स भी आयोनाइज करती हैं लेकिन अल्फ़ा की निस्बत बहुत कम। द आयोनाइजेशन पावर ऑफ गैमा रेज इज़ वेरी लेस दैन डैट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। आयोनाइजेशन ऑफ द 3 रेडिएशंस इन अ गैस इज शो इन द फिगर। ये रहने देना इसको। उसके बाद है आगे पेनिट्रेटिंग एबिलिटी।
द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट आ सर्टेन मटीरियल इज़ कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। किसी भी मटीरियल के अंदर सरायत करने की जो ताकत है, किसी भी मटीरियल के अंदर घुस जाने की जो ताकत है, वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहलाती है। पेनिट्रेटिंग पावर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेनिट्रेटिंग पावर। द अल्फ़ा पार्टिकल्स हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज जो है वो बहुत कम है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये वज़नी होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स का मैस जो है वो 4 है, जबकि गैमा बीटा का जो है वो मैस ना होने के बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स का मैस ना होने के बराबर है। अल्फ़ा का 4 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग ऑफ आयनाइजिंग पावर द गैमा रेज कैन पेनिट्रेट कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो कंक्रीट यानी कि ये जो सीमेंट की दीवार होती है, इसमें भी कई सेंटीमीटर जो है वो काफ़ी अंदर तक जो है वो चली जाती है, घुस जाती हैं गैमा रेज। इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर। उसकी वजह यह है कि एक तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड से चलती हैं, और नेचर वाइज जो है वो न्यूट्रल होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता। द बीटा रेडिएशन स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टेड विद मैटर ड्यू टू इट्स charge and has a short range as compared to the gamma radiations. Figure shows the relative penetrating abilities of 3 kinds of the radiations. ये जो है वो 3 तरह की रेडिएशन शो करता है कि ये तीनों की रेडिएशन पेनिट्रेटिंग पावर को शो कर रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर से नहीं गुजर रही, बीटा पार्टिकल्स पेपर से गुजर जाती हैं, एलुमिनियम शीट से नहीं गुजरती हैं, जबकि गैमा पार्टिकल्स पेपर से भी गुजर जाती हैं, एलुमिनियम शीट में से भी गुजर जाती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ अ रेंज ऑफ ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। अल्फ़ा पार्टिकल्स की हवा के अंदर चंद सेंटीमीटर तक रेंज है वजनी होने की वजह से। बीटा पार्टिकल्स हैव रेंज ऑफ द स्वर्ल मीटर इन एयर, जबकि बीटा पार्टिकल्स की रेंज जो है वो चंद मीटर तक है। हाउ एवर गैमा रेज हैव अ रेंज ऑफ स्वर्ल 100 मीटर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द अल्फ़ा बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स इन अ एयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एयर के अंदर जो है उनकी रेंज कितनी कितनी होती है। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ये आपने लिखने, होमवर्क भी करना है, याद भी करना है इनको। और यही आज की डायरी है आपकी, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ फॉर होमवर्क एंड लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर लर्न। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशंस, और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारी आ जाती हैं। ये सारा इसे अच्छी तरह से याद करना है।